शकीला उस जहाज पर अपने शक्तियों से हमला कर देती है, जिसकी वजह से उस जहाज में आग लग जाता है। उसके बाद उन तीनों को बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक टुनकी जोर जोर से गुनगुनाने लगती है और वह जोर जोर से गाने लगती है। तभी होबो कहता है, हातिम, मुसीबत के वक्त अक्लमंद लोग ऐसे ही काम करते हैं। अरे चुप हो जाओ, मैं बहरा होकर मरना नहीं चाहता। अरे बेवकूफ़ लड़की, हम इस मुसीबत से कैसे निकले यह सोचो। इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन वह शांत नहीं होती और वह तेजी से गुनगुनाते हुए चिल्ला रही होती है। तभी उसके गुनगुनाने से अचानक बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते बारिश होने लगती है, जिससे जहाज पर लगी आग बुझ जाती है। तभी टुनकी बताती है, मुझे यह वरदान मिला है कि मैं जब भी गाऊंगी आसमान रोएगा। और कहती है, होवो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता होगा। वहीं दूसरी तरफ शकीला को पता चल जाता है कि हातिम बच चुका है और कहती है, ठीक है हातिम, इस बार तो तुम बच गए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम शकीला के आग से तो बच गए, लेकिन शकीला की चाल से नहीं बच पाओगे। तभी शकीला अपने अंदर से अपने जादू शक्ति को उस जहाज की ओर भेजती है और कहती है, जाओ। वहीं दूसरी तरफ हातिम, होबो और टुनकी तीनों सो रहे होते हैं। तभी अचानक शकीला की जादू शक्ति टुनकी के अंदर आकर समा जाती है। उसके बाद टुनकी शकीला के बस में हो जाती है। उसके बाद टुनकी उठती है और जाकर जहाज को दूसरी दिशा में मोड़ देती है, जिसके बाद जहाज दूसरी दिशा में जाने लगता है। उसके बाद फिर टुनकी फिर से जाकर सो जाती है। उसके बाद उसके अंदर की शक्ति उससे निकलकर शकीला के अंदर समा जाती है। उसके बाद अगली सुबह वह जहाज समुद्र के किनारे किसी दूसरी जगह पर जाकर रुकता है। तभी वह तीनों नींद में उठते हैं और हातिम कहती हैं, लगता है हम अपने मंजिल तक पहुंच गए हैं। तभी होबो कहता है, हातिम, हमारा जहाज तो जमीन में फंस गया है। उसके बाद वे लोग उस जहाज से जमीन को देखते हैं। तभी टुनकी कहती है, हातिम, ये जमीन इतना पीला क्यों है? तभी हातिम कहते हैं, यह शकीला की जादुई नगरी है, यहाँ की हर चीज अजूबा होता है। अब हमें जैस्मिन को ढूंढने के लिए निकलना चाहिए। तभी वे लोग जैसे ही जहाज से नीचे उतरते हैं, तभी अचानक टुनकी जमीन पर गिर जाती है। तभी उस जमीन की मिट्टी टुनकी के हाथ में लग जाती है, जिससे उसका हाथ पीला पड़ने लगता है। तभी वे दोनों जैसे ही टुनकी का हाथ पकड़ते हैं, वैसे उन दोनों का भी हाथ पीला पड़ने लगता है। तभी टुनकी पास की झील में अपना हाथ धोने के लिए जाती है। तभी वहाँ उस झील में टुनकी मरे हुए इंसानों के कई अंग देखती है। तभी होबो कहता है, यह शकीला की जादुई नगरी तो बहुत ही खतरनाक है। तभी वहाँ मरे हुए मुर्दे प्रकट होते हैं और वे कहते हैं, यह जादुई नगरी नहीं। तभी हातिम के पूछने पर वे कहते हैं, अब तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है मुसाफिर। धीरे धीरे हमारी तरह तुम्हारे जिस्म भी पीले पड़ जाएंगे और तुम्हारा खून चूसकर तुम भी पीला पड़ जाओगे और फिर तुम हम ही लोगों में शामिल हो जाओगे। तभी एक मुर्दा बोलता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज का वजूद है मुसाफिर, और वह है मौत। तभी हातिम पूछते हैं, क्या यहाँ बचने का कोई रास्ता नहीं है? तभी वे बताते हैं कि एक रास्ता है मुसाफिर, अगर सूरज निकलने से पहले तुम लोग बच निकले तो शायद तुम यहाँ से बच पाओगे। और कहते हैं, लेकिन याद रखें मुसाफिर, उस रास्ते में चांद निकलते ही वहाँ वह आता है जो तुम्हारे सिर को काट कर ले जाएगा और उससे बचना नामुमकिन है। तभी हातिम के पूछने पर वे बताते हैं कि वह मौत का खिलाड़ी है, जो हर अमावस के बाद पहली चांद रात को किसी एक इंसान का सर काटने के लिए निकलता है, और आज वह पहली रात है। तभी हातिम शकीला के जादुई नगरी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वे बिना कुछ बताए वहाँ से चले जाते हैं। तभी हातिम कहते हैं, शकीला के जादुई नगरी का नाम सुनते ही पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया। वहीं अगली रात हातिम आगे बढ़ते हैं और यह सब कुछ नजूमी देख रहा होता है और कहता है, अब हातिम का अंत तय है। वहीं दूसरी तरफ बुलबुले में कैद जैस्मिन धीरे धीरे छोटी हो रही होती हैं। तभी शकीला कहती है, शहजादी जैस्मिन, तुम अपने हातिम से दूर और अपने मौत से करीब जा रही हो, क्योंकि अब हातिम तुम्हें लेने यहाँ कभी नहीं आ पाएगा, कभी नहीं, क्योंकि अब वह मुर्दों की वादी में भटक रहा है। कल सवेरे का सूरज उगते ही वह मुर्दों की वादी के बासिंदों के रूप में जिंदा लाश बनकर रह जाएगा और फिर मैं दुनिया की सबसे ताकतवर औरत बन जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ हातिम, होबो और टुनकी रात के वक्त आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उस जादुई मिट्टी की वजह से उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी और उनका शरीर पीला पड़ता जा रहा था। तभी अचानक वे लोग किसी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। अब उनके पास आगे जाने की ताकत नहीं थी कि वे आगे चल पाएं। तभी आसमान में चांद निकल जाता है। तभी चांद निकलते ही वह मौत का खिलाड़ी गुफा से निकलता है। उसके बाद वह घोड़े पर सवार होकर हातिम की तरफ आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हातिम, होबो और टुनकी जैसे तैसे हिम्मत करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वह मौत का खिलाड़ी घोड़े पर सवार होकर उनकी तरफ आता है और टुनकी को उठाकर लेकर वहां से भागता है।
तभी होबो तीर से वार करके उस मौत के खिलाड़ी को जमीन पर गिरा देते हैं, लेकिन वह घोड़ा टुनकी को लेकर वहां से भाग जाता है। तभी हातिम मौत के खिलाड़ी पर हमला कर देते हैं। तभी मौत के खिलाड़ी और हातिम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और उन दोनों के बीच काफी समय तक लड़ाई चलती है और अंत में हातिम उसे हरा देते हैं और कहते हैं, मौत के खिलाड़ी, तेरी दहशत से तुझे लोग इसी नाम से पुकारते हैं ना। कितने मासूमों का सर काटा है तूने, इसलिए आज मैं तेरा हमेशा हमेशा के लिए खेल खत्म कर दूंगा। और पूछते हैं, पता तेरा घोड़ा टुनकी को कहाँ लेकर गया है। तभी होबो कहता है, हातिम, टुनकी को तो हम फिर भी तलाश कर लेंगे, लेकिन पहले इस शैतान का सर काट दो, जिससे यह किसी और का सर न काटने लायक हो। तभी वह कहता है, तो लो काट दो मेरा सर। और कहता है, हातिम, तुम तो बहुत बहादुर हो ना, तो लो काट दो मेरा सर। क्योंकि उसका कोई सर ही नहीं था, उसका सर धड़ से अलग था। और वह कहता है, रुक क्यों गए हातिम, निकालो अपनी तलवार और काट दो मेरा सर, जो धड़ पर है ही नहीं। तुम मेरा सर नहीं काट सकते हातिम, लेकिन मैं उस लड़की का सर जरूर काटूंगा और आज चाँद ढलने से पहले मैं उसके सर की बलि चढ़ाऊंगा। और वह कहता है, तुम इंसानों का सर काटने से मुझे एक ही सूरत में रोक सकते हो, तो जाओ मेरा सर लाकर मेरे धड़ पर रख दो, क्योंकि मैं खुद वहां जाकर उस सर को नहीं ला सकता। तभी होबो के पूछने पर वह बताता है कि मेरा सर जमुरी में है और कहता है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है हातिम, अगर तुम चाँद ढलने से पहले मेरा सर लेकर आ गए तो मैं तुम्हारे साथी को छोड़ दूंगा, आइंदा किसी का भी सर नहीं काटूंगा। उसके बाद हातिम और होबो उसके दिए हुए घोड़े पर बैठकर जमुरी निकल जाते हैं और काफी चलने के बाद जमुरी के सीमा के पास पहुंचते हैं। उसके बाद हातिम होबो को बाहर छोड़कर अकेला ही जमुरी के महल में प्रवेश करते हैं। तभी हातिम के अंदर जाते ही उसका दरवाजा बंद हो जाता है। तभी हातिम जैसे ही अंदर जाते हैं वैसे उन्हें किसी की गुनगुनाने की, किसी की गाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कोई लड़की गाते हुए गुनगुनाते हुए आगे जा रही होती है। तभी हातिम उस संगीत का पीछा करते हुए उसके पीछे जाते हैं। आगे जाने के बाद हातिम चलकर उस लड़की को देखते हैं। तभी वह लड़की सामने की दीवार में जाकर गायब हो जाती है। तभी हातिम भी उसके पीछे जाकर उस दीवार के पार हो जाते हैं। तभी हातिम जैसे ही उस दीवार के पार जाते हैं तो वे एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर हातिम उस लड़की से मिलते हैं। तभी हातिम के पूछने पर वह बताती है कि एक बदनसीब जो गलती से इस मौत के खेल में फंस गई और इसमें बुरी तरह कैद हो गई। न जाने कितने सालों से मैं इस जमुरी में भटक रही हूँ। और कहती है, मेरा मकसद तुम्हें यहाँ तक लाना था मुसाफिर, ताकि तुम इन लोगों के साथ साथ मुझे भी यहाँ से आज़ादी दिलवाओ। तुम यहाँ मौत के खिलाड़ी का सर हासिल करने के लिए आए हो ना। तभी हातिम कहते हैं, हाँ, मैं उसी को लेने के लिए यहाँ आया हूँ। और वह लड़की कहती है, क्या तुम इस दीवार के अंदर से मौत के खिलाड़ी का सर लाकर मुझे आज़ाद करवा दोगे। तभी हातिम के पूछने पर वह उस दरवाजे के अंदर जाने का रास्ता बताती है कि तुम्हें इस घूमते हुए मछली के आँख पर निशाना लगाना होगा। उस मछली की आँख में एक मोती है और दरवाज़ा मोती के मिलने पर ही खुलेगा। और कहती है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर तुमसे तीनों निशाने चूक गए तो तुम भी इन लोगों की तरह जमीन में धंस जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। तभी उनके पीछे कैद लोग कहते हैं, नहीं मुसाफिर, ऐसा मत करना, वरना तुम भी हमारी तरह यहाँ फंस जाओगे। ये लड़की हमारी तरह फंसी नहीं है, बल्कि इसका काम है यहाँ आने वाले लोगों को फंसाकर हमेशा हमेशा के लिए बंदी बना देना। लेकिन उन लोगों की बात हातिम नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि वे लोग किसी कांच की दीवार में कैद थे। लेकिन हातिम इतना देख पा रहे थे कि वे लोग कुछ कर रहे हैं। तभी वह लड़की हातिम को कहकर मना कर देती है कि ये लोग तुम्हारे कामयाबी की दुआ कर रहे हैं और कुछ नहीं। उसके बाद हातिम पहला तीर चलाते हैं, लेकिन पहला तीर चूक जाता है और हातिम थोड़ा सा जमीन में धंस जाते हैं। तभी हातिम दूसरा तीर चलाते हैं और वह भी तीर चूक जाता है और अब हातिम के पास एक आखिरी तीर बचा था। तभी वे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि लड़की को मारो, लड़की को मारो। लेकिन हातिम को उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, सिर्फ वे देख पा रहे थे कि वे कुछ बोल रहे हैं। तभी हातिम उनके मुंह के मूवमेंट से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वह तीर लड़की पर चला दो। तभी हातिम वह तीर उस लड़की पर चला देते हैं और वह लड़की खत्म हो जाती है और हातिम को वह मोती मिल जाता है। साथ ही वे लोग वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं। उसके बाद हातिम उस दरवाजे के उस पार जाते हैं। तभी वे लोग कहते हैं कि हम तो उसे यह भी नहीं बता सकें कि अंदर गद्दाफ के जादू से वह अपने बस में कर लेगा और जिस चीज़ में चाहे उसी चीज़ में बदलकर उसे अपना गुलाम बना देगा। उसके अंदर जाने के बाद हातिम एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाते हैं। तभी उसके सामने कोई प्रकट होता है। तभी हातिम उनसे पूछते हैं कि कौन हो तुम। तभी वह बताता है कि मैं तुम्हारा एक इम्तहान हूँ और कहता है तुम्हें मौत के खिलाड़ी के सर तक पहुँचने के लिए
तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना पड़ेगा। तभी उसका समय शुरू होता है और वह कहता है, तुम मेरी आंखों में देखो और मैं जो कहूँ तुम वही कहो। और वह कहता है, तुम एक मोम के पुतले हो। तभी हातिम कहते हैं, नहीं, मैं हातिम हूँ, मैं यमन का शहजादा हूँ। तभी वह कहता है, तुम हातिम नहीं, तुम मोम के पुतले हो। तभी हातिम कहते हैं, नहीं नहीं, मैं हातिम हूँ। लेकिन हातिम उसकी कोई बात नहीं दोहराते और उसे अपनी बातों में उलझाकर रखते हैं। तभी वह बार बार हातिम को कहता है कि कहो कि मैं एक मोम का पुतला हूँ। तभी हातिम कहते हैं, कैसे कहूँ, धीरे से कहूँ या तेजी से? तभी वह कहता है, चाहे जैसे कहो, कहो मैं मोम का पुतला हूँ। तभी हातिम कहते हैं, वह तो ठीक है, लेकिन कितनी बार कहूँ, 1 बार, 2 बार या 10 बार? तभी वह कहता है, बार बार कहो। तभी हातिम कहते हैं, लेकिन क्या? तभी वह कहता है, मैं एक मोम का पुतला हूँ, मैं एक मोम का पुतला हूँ, मैं एक मोम का पुतला हूँ। और वह कई बार उसी बात को खुद दोहरा लेता है और वह खुद मोम का पुतला बनकर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद हातिम को आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। हातिम के आगे जाने पर हातिम एक कमरे नुमा जगह पर पहुँचते हैं। तभी उनके सामने कोई इंसान आता है और वह कहता है, आगे जाने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और बताता है, लड़ाई करते वक्त अगर तुम इस सफ़ेद दीवार से टकराए तो तुम्हारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। और खेल खत्म होने का मतलब तुम अच्छी तरह से समझते हो। तभी हातिम और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरू में तो लड़ाई बराबरी का चल रहा होता है, वे दोनों एक दूसरे पर बराबर वार कर रहे थे। तभी ऐसे ही लड़ाई चल रही होती है। तभी वह एक खतरनाक वार करके हातिम को जमीन पर गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ होबो कहता है, अगर चाँद डूब गया तो हम सब मारे जाएंगे। वह मौत का खिलाड़ी टुनकी का सर काट देगा। वहीं दूसरी तरफ मौत का खिलाड़ी टुनकी का सर काटने के लिए जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वह हातिम को कहता है, जमूरी में तुम्हारे जैसे कितने बहादुर आए और यहीं दफन होकर रह गए। अब तुम्हारी बारी है हातिम, उठो हातिम उठो। वहीं दूसरी तरफ मौत का खिलाड़ी कहता है, अब तुम्हारी बलि देने का वक्त आ गया लड़की, चाँद डूबने में कुछ ही देर बाकी है। वहीं दूसरी तरफ हातिम अचानक जमीन से उठते हैं और अचानक उस पर कई वार करते हैं। उसके बाद वह उन सफ़ेद दीवार से जाकर धक्का खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ मौत का खिलाड़ी टुनकी को सूली पर चढ़ाकर उसकी बलि देने के लिए तलवार उठाता है।